गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए और एआईएडीएमके के गठबंधन का ऐलान कर दक्षिण भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की एंट्री के सबसे बड़े दरवाजे को खोल दिया है। अब इस गठबंधन के बाद दक्षिण भारत में और खास तौर पर तमिलनाडु में कैसे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति बदलेगी और आखिरकार सबसे पहले दक्षिण भारत में तमिलनाडु में कमल खिलाने की रणनीति क्या बनेगी, पूरी कहानी बताएंगे। कैसे एक बार फिर से एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन हुआ और इस गठबंधन के बाद किसे फायदा होगा और कैसे पूरी डीएमके की बादशाहत को अमित शाह का ये दाव एक बार में चित्त करके रख देगा। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके का लंबी चर्चाओं के बाद तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 से पहले एक बार फिर से गठबंधन हो गया है। एक बार फिर से क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है जब एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन हुआ है, लेकिन इस बार इस गठबंधन के मायने बेहद खास हैं। क्योंकि इस गठबंधन से पहले कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी कुर्बानी दी है। हालांकि ये कुर्बानी भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी कारगर साबित होगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। और क्या वाकई में ये कुर्बानी है या ये भाजपा का एक बड़ा दाव है? क्योंकि देखिए, तमिलनाडु की राजनीति में, दक्षिण भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी अब तक बहुत कुछ नहीं कर पाई है। कोशिशें भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय से जारी है। कर्नाटक में इससे पहले भाजपा की आखिरी सरकार थी किसी भी दक्षिण भारत के राज्य में, लेकिन अब वो भी नहीं रही, वहां भी कांग्रेस की सरकार बन गई। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु में उम्मीद दिख रही है और उम्मीद की एक वजह है, जिस लिहाज से पिछले कुछ सालों में तमिलनाडु की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को खास तौर पर जो नगरीय तमिलनाडु के इलाके हैं वहां पर भाजपा को बढ़त मिली है। भाजपा के वोट बैंक में भी एक अच्छी बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। जो वोट बैंक 3.5% का था वो अब 11.2% का हो गया है। भाजपा को ऐसे में 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से खास उम्मीदें हैं और उम्मीदों की एक वजह भी है, जिस लिहाज से डीएमके का पूरा यहाँ पर तमाम जो उनका कार्यकाल रहा है वो आरोपों से भरा हुआ है, डीएमके के शासन से। क्योंकि डीएमके जनता के मुद्दों को उठाने की बजाय, जनता के मुद्दों पर काम करने की बजाय, विकास के बजाय, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के बजाय क्या कर रही है? कहीं वो भाषीय राजनीति कर रही है, कहीं वो क्षेत्रवाद की राजनीति कर रही है और कहीं ना कहीं जनता के आरोपों से बच निकलने की कोशिश कर रही है। एक क्षेत्रवाद के, जिसे हम कहते हैं कि एक प्राइड यहां पर बनाने की कोशिश हो रही है, ये डीएमके करती आ रही है और भाजपा को अब लग रहा है कि डीएमके को कहीं ना कहीं यहां पर टक्कर दी जा सकती है। ऐसे में अब एक बार फिर से लंबे दिनों से चर्चा चल भी रही थी। बीते दिन चेन्नई में गृह मंत्री अमित शाह ने एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का ऐलान कर दिया। खास तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि इस गठबंधन का जो नेतृत्व करेंगे वो पलानी स्वामी करेंगे, यानी कि ईपीएस करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके का ये जो पूरा अलायंस है ये जीत कर आता है, सरकार बनती है, तो जो मुख्यमंत्री की कुर्सी होगी वो सबसे पहले एआईएडीएमके की ओर जाएगी। जाहिर सी बात है, जानी भी चाहिए, क्योंकि फिलहाल जो पूरा आधार है तमिलनाडु की राजनीति में वहां पर भारतीय जनता पार्टी से कहीं ज्यादा एआईएडीएमके का है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का कोई समझौता भी नहीं करना चाहती है। लेकिन अब इससे को आप समझिए कि ये पहली बार गठबंधन नहीं हुआ है। सबसे पहले एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी के बीच 1998 में गठबंधन हुआ था। हालांकि तब जयललिता के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उसे लेकर एआईएडीएमके भाजपा पर पूरा दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी। भ्रष्टाचार के आरोपों को कहीं ना कहीं दबाने की पूरी तमाम कवायद की जा रही थी। लेकिन तब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार इस बात से पूरी तरह से अपने आप को दूर करके रखी। उन्होंने कहा कि कोई भी आरोप जो लगे हुए हैं उसकी जांच होगी और जो भी अदालत करेगी, हम सरकार की तरफ से इस पर कोई भी कामकाज नहीं होगा। आखिरकार गठबंधन वहां पर टूट जाता है। इसके बाद 2004 में फिर एआईएडीएमके और बीजेपी का एक बार फिर से गठबंधन हुआ। इस बार भी ये गठबंधन बहुत लंबा नहीं चला और चुनाव के बाद तमिलनाडु में ये गठबंधन फिर से खत्म हो गया। बयान भी आया था तब वेंकैया नायडू ने कहा था कि ये जो गठबंधन हुआ था ये कहीं ना कहीं चुनावी गठबंधन था और चुनाव के बाद अब अलग अलग रास्ते तय हो गए हैं। इसके बाद फिर साल 2019 का जो चुनाव था, लोकसभा चुनाव, और 2021 का तमिलनाडु विधानसभा चुनाव, दोनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके का गठबंधन साथ था। हालांकि 2021 में डीएमके की तमिलनाडु सरकार में वापसी होती है और इस वापसी के साथ भाजपा और एआईएडीएमके के गठबंधन के बीच में कहीं ना कहीं दरार बढ़ना शुरू हो गई थी। और देखिए, कई वजह होती हैं। जब आपके हाथ से सत्ता जाती है तो ऐसी तमाम चीजें होती है जो उस वक्त एआईएडीएमके के साथ हो रही थी। और इसके बाद
जब अन्नामलाई की तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के रूप में एक एंट्री होती है, जब उनके चेहरे पर चर्चाएं तेज होने लगती है, तब उन्होंने एआईएडीएमके के जो फाउंडर थे अन्ना दुराई, उनके खिलाफ कई बयान दिए थे जो कहीं ना कहीं एआईएडीएमके को रास नहीं आ रहे थे। बयानों की अगर बात की जाए तो अन्नामलाई ने कहीं ना कहीं अन्ना दुराई को इसलिए क्रिटिसाइज किया था, उनकी आलोचना की थी कि भाई आपका राष्ट्रीय राजनीति में बहुत योगदान नहीं था और आपने जो द्रविड़ों की जो अस्मिता होती है, जो द्रविड़ों की संस्कृति होती है, उसका कहीं ना कहीं आपने इस्तेमाल किया अपनी सत्ता के लिए, अपनी राजनीति के लिए। अब इन बयानों से एआईएडीएमके काफ़ी खफा हुए। उसके पार्टी के तमाम नेताओं ने ये बात रखी, ये डिमांड रखी कि अन्नामलाई माफ़ी मांगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता अन्नामलाई माफ़ी मांगने से पीछे हट गए। आखिरकार सितंबर 2023 में भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके का जो गठबंधन था वो फिर से बिखर गया और 24 के चुनाव में दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। इस चुनाव में एआईएडीएमके के विपरीत परिणाम आए, भाजपा के भी विपरीत परिणाम आए और दोनों ही पार्टियों में कोई भी एक सीट जीतकर तमिलनाडु में नहीं पहुंच पाया। लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। अब कुल 39 सीट थी, जिसमें से 22 सीट तो डीएमके जीती थी। इसके अलावा जो इंडिया अलायंस थी, कांग्रेस की 9 सीट जीती थी और भाजपा और एनडीए को यहाँ पर कोई भी सीट नहीं मिली। यहाँ तक कि एआईएडीएमके को भी कोई सीट नहीं मिली थी। अब इससे साफ एआईएडीएमके को भी पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करना फिलहाल कितनी उनकी मजबूरी है, क्योंकि आधार उनका भी कमजोर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत भी बढ़ा है और अगर अब 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में भाजपा जिस लिहाज से आगे बढ़ रही है, जिस लिहाज से दक्षिण के राज्यों में भाजपा का इस समय पूरा फोकस है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बात चल रही कि दक्षिण भारत से निकल कर आ सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि तमिलनाडु से ही वो निकल कर आ जाए कोई बड़ा चेहरा। तो एआईडीएमके को ये बात समझ में आ रही है कि 2026 का विधानसभा चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं लड़ा जाता है तो 2024 के लोकसभा चुनाव की तर्ज पर ही उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अब यही वजह है कि एआईएडीएमके ने भी वो तमाम पुरानी बातों को भुलाया। हालांकि एक बात जो बार बार कही जा रही है वो है अन्नामलाई को लेकर। कहा जा रहा है कि एआईएडीएमके ने यह शर्त रखी थी कि गठबंधन इसी शर्त में होगा जब अन्नामलाई को बीजेपी चीफ से, तमिलनाडु के चीफ के पद से अलग किया जाएगा और ऐसा हो भी गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बात जानती है कि फिलहाल दक्षिण भारत की राजनीति उसके लिए कितनी अहम है, क्योंकि उत्तर भारत में भाजपा ने जो कमाल करना था वो कर दिया, लेकिन दक्षिण के राज्यों में अभी भी भाजपा का कमल खिल नहीं पा रहा है। और ये एक चाल होती है। देखिए, राजनीति में कोई भी आप देखेंगे कि यहाँ पर कुर्बानी जैसी चीज नहीं होती है। राजनीति के चाणक्य अगर अमित शाह को कहा जाता है तो यूं ही नहीं कहा जाता है। और आप देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ था। जब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी एकनाथ शिंदे के लिए छोड़ी थी, तब क्या कहा गया? तब कहा गया कि एकनाथ शिंदे ने कुर्बानी दे दी। लेकिन ये व्यक्तिगत कुर्बानी नहीं होती है, ये कुर्बानी होती है पार्टी के लिए, ये बलिदान होता है पार्टी के लिए। और बलिदान किस चीज से होता है? सत्ता की लालच से दूर होने का। देखिए, अन्नामलाई का तमिलनाडु में क्या प्रभाव है ये हर किसी से जग जाहिर है, किसी से छिपा नहीं है। अन्नामलाई भाजपा के लिए अभी भी उतनी ही गर्मजोशी से और उतनी ही लोकप्रियता से काम करेंगे जितना वो भाजपा के प्रमुख होकर करते थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि अन्नामलाई अगर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो उनका रुतबा और उनका कद कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर महाराष्ट्र के तर्ज पर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी की आज स्थिति, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई थी और भाजपा ने महाराष्ट्र में अपने आप को मजबूत किया। अब देखिए, एक बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल चाहिए कि वो सत्ता में आ जाए, वो सरकार में आ जाए, क्योंकि जब तक आप सरकार में नहीं आते हैं तब तक आपके पास सिर्फ एक उम्मीद रहती है कि वहां की जो सत्तारूढ़ दल है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, वो या तो कामकाज बहुत अच्छा ना करे या तो उसके खिलाफ वो उसका भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, जनता के बीच में उसका विरोध सामने आए, सत्ता विरोधी लहर आए, तो आपका कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वार खुलता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर आपके पास ऐसे राज्यों में करने के लिए बहुत कुछ नहीं बचता है। और ये भाजपा के साथ दक्षिण भारत के राज्यों में होता आया, चाहे वो केरल की बात हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश में, हालांकि अभी तो चंद्रबाबू नायडू के साथ सरकार में, लेकिन कर्नाटक की बात हो और इन तमाम राज्यों में, खासतौर पर तमिलनाडु में, अगर एक बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ सत्ता में आ जाती है, भले ही मुख्यमंत्री एआईएडीएमके के खेमे से निकल कर आए, भले ही मुख्यमंत्री पलानी स्वामी को बना दिया जाए, इसलिए अमित शाह ने कहा कि जो हमारा चेहरा रहेगा, क्योंकि भाजपा जानती है कि फिलहाल दक्षिण भारत की जो सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए राह का रोड़ा है वो यही है कि दक्षिण भारत की राजनीति में भाजपा को आउटसाइडर माना जाता है,
क्योंकि भाषाई एक एकता है, एक भाषाई वहां पर गर्व है, जिसमें माना जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी यहाँ की नहीं है। ये बात अलग है कि भाजपा जो अपने लीडर निकाल रही है वो दक्षिण भारत के राज्यों से निकाल रही है, लेकिन भाजपा का जो मुख्यालय है वो तो दिल्ली है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो तमगा लगा है, वो भले भाजपा आज पूरे राष्ट्र में एक सुर में पूजी जाती है, एक सुर में उसको लोग समर्थन देते हैं, लेकिन बावजूद इसके दक्षिण भारत में अभी ये माना जाता है कि भाजपा कहीं ना कहीं आउटसाइडर है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि एक बार दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में अगर भाजपा सत्ता में आ जाती है, भले गठबंधन में आती, तो उसके पास विकास का एक मॉडल बनाने का जरिया हो जाएगा। भाजपा के पास ये पूरे एक कवायद हो जाएगी, लीजिए भैया अब हम आपको काम करके दे रहे हैं। ये हमने तमिलनाडु के एक राज्य में एआईडीएमके के साथ ये कामकाज किया, और फिर देखिए सेंट्रल के साथ अगर तमिलनाडु में एआईडीएमके और बीजेपी का गठबंधन जीत जाता है तो आपको पूरी मदद मिलेगी। अब अभी क्या हो रहा है, अभी आप देखिए कि डीएमके और सेंट्रल के बीच में तनातनी मची हुई है। इस तनातनी के जरिए क्या हो रहा है, तनातनी के कारण जो जनता है कहीं ना कहीं वो मुद्दों से भटक रही है, जनता की जो अपनी मांगे हैं वो मुद्दों से भटक रही हैं। ऐसे में अगर दक्षिण भारत में अमित शाह का ये दाव जो एआईएडीएमके के साथ खेला गया है, ये कामयाब साबित होता है, तो दक्षिण भारत की राजनीति में भाजपा के लिए सत्ता के द्वार भी खुल जाएंगे, और फिर धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत की तर्ज पर ही दक्षिण के राज्यों में भी कमल खिलाने में कामयाब हो जाएगी। हालांकि कहानी इतनी आसान नहीं है। दक्षिण भारत की राजनीति जिस लिहाज से होती आई है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कोशिश कर रही है। अगर भाजपा ने उड़ीसा में ये किया है, भाजपा ने बंगाल में किया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आगे ये तमिलनाडु में भी कर सकती है। तो 2026 के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ये चुनाव दक्षिण भारत की राजनीति के लिहाज से तमाम दलों के लिए बेहद अहम है, और खुद डीएमके भी इस बात को जानती है कि अब एआईएडीएमके से ज़्यादा जो उसे खतरा है वो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी से तमिलनाडु में होने वाला है। शायद यही वजह है कि खुद एमके स्टैलिन बार बार भाजपा के खिलाफ, बार बार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर हो रहे हैं और कहीं ना कहीं भाजपा से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जब अमित शाह का ये दाव, इसकी शायद खुद एमके स्टैलिन को उम्मीद न रही होगी कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन 26 के चुनाव से पहले अब हो रहा है। अब गठबंधन की राजनीति को कैसे एमके स्टैलिन काट पाएंगे, एक तरफ अब अन्नामलाई भी रहेंगे, एक तरफ पलानी स्वामी भी रहेंगे, और जब दोनों राजनेता तमिलनाडु में एक सुर में एनडीए के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे तो डीएमके की हालत तो यहाँ पर बिगड़ने वाली है, और इसकी खींच अब आने वाले दिनों में डीएमके के खेमे से सुनाई भी दे सकती है। तो ये पूरी कवायद है जो अमित शाह ने दक्षिण भारत में भाजपा के द्वार खोलने के लिए की है। अब ये कवायद कितनी कामयाब साबित होगी ये तो भविष्य की राजनीति बताएगी, लेकिन फिलहाल डीएमके के लिए मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।